Now, from today onward, let's start the fresh chapter of modern physics. We'll start photons and photoelectric effect. इनफैक्ट हमने द न्यूक्लियस तो काफी पहले फिनिश कर दिया है मॉडर्न फिजिक्स का, और बोर मॉडल भी हम पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब उसके बाद हम सबसे पहले फोटॉन्स एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि बोर मॉडल में भी बार बार फोटॉन्स टर्म आया था। फोटॉन्स एज द एनर्जी कैरियर, दे आर द एनर्जी बंडल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस। Light rays transmit energy in the form of photons. इन photons के बारे में, इन photons के behavior को हम पहले अब डिटेल में समझते हैं, और इन photon के द्वारा कैरी होने वाला एक स्पेशल इफेक्ट, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस चैप्टर को हम समझते हैं। वंस अगेन अ चैप्टर विथ ह्यूज वेटेज, एक ऐसा चैप्टर जिस पर से गारंटी से प्रॉब्लम्स जनरली पूछे ही जाते हैं। देखिए, दिस इज एनी मास एट रेस्ट, दिस इज एनी मास एट रेस्ट। We used to say its mass is m naught, and this m naught is termed as रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। यदि इस मास को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, एंड इफ दैट डिस्ट्रॉयड मास वेयर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, देन आइंस्टाइन सजेस्टेड दैट द एनर्जी क्रिएटेड वुड बी m naught c square। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप हम इसके पहले भी देख चुके हैं। नाउ दिस मास इज नाउ अप्लाइड विथ अ फोर्स। इस मास पर अब एक फोर्स लगाया जाता है। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, द मास गेट्स एक्सीलरेटेड। यह मास एक्सीलरेट होता है और मूव करने लगता है। आफ्टर सम टाइम यह मास मूव करते हुए, एस डिस्टेंस से मूव करते हुए v वेलोसिटी गेन कर लेता है। नाउ दिस इज अ मूविंग मास। नाउ दिस इज a moving mass. यह मास एट रेस्ट था। This is a moving mass. Einstein suggested that यह जो मास मूव करने लगा है और मोशन की वजह से इसके पास जो एनर्जी है, which we term it as kinetic energy, that kinetic energy is stored in the body in the form of its mass. वह एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी के अंदर मास के रूप में स्टोर हो गई है। ओरिजिनली जब यह मास रेस्ट पर था तो इसका मास m नॉट था, मगर जब यह बॉडी मूव करने लगेगी तो इसका मास m नॉट नहीं होगा। इन फैक्ट इट्स मास वुड बी इक्वल टू m। हम कहते हैं when a external agent applied a force on the body and due to application of the force the body get displaced by s distance, some work is done on this body by external source. We used to say
work done on the body, work done on the body is equal to F dot S, force डॉट डिस्प्लेसमेंट। और इस समय स्पेशल सिचुएशन मैंने वहां मान रखी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एंड when work is done by some external agent, it means external agent is adding some energy into it, external agent is putting some energy into it, external agent इसके अंदर एनर्जी डाल रहा है और उसके द्वारा डाली गई एनर्जी उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो रही। दिस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी which is half mv square. And this kinetic energy of the body is stored into it in the form of its mass. हम अभी अभी यह बात प्रूव करेंगे कि अब बॉडी का यदि मास m है, then m minus m naught is increment in mass and this is delta m। इस प्रोसेस के दौरान जब यह बॉडी रेस्ट पर थी तब उसका मास m नॉट था और जब यह बॉडी v वेलोसिटी से मूव करने लगी तो इसका मास m हो गया। तो m minus m naught is increment in mass and that is delta m. The increment in energy is delta m into c square or m minus m naught into c square. This is equal to kinetic energy of the body or this is equal to half mv square. Einstein suggested that if any body is moving with velocity v, the mass of the moving body can be expressed by this expression. This is termed as relativistic mass. This is relativistic mass of body. M naught is rest mass, means mass of body when it is at rest. V is the velocity of body, moving body, and c is the velocity of light. For the body moving with velocity v, this is mass m and we call it relativistic mass of body. This was the expression suggested by Einstein. अब इसी एक्सप्रेशन से मैं यह बात प्रूव करूंगा। सबसे पहले आइंस्टाइन ने यह जो एक्सप्रेशन दिया, सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर कर देते हैं। m square is equal to m naught square into 1 minus v square by c square. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर। c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है एंड देन आई मेक इट लाइक दिस, m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर। अब मैं c स्क्वायर की टर्म्स एक तरफ कलेक्ट कर लूंगा और v स्क्वायर की टर्म्स एक तरफ कलेक्ट कर लूंगा। m स्क्वायर माइनस m नॉट स्क्वायर into c square is equal to m square v square.
I can always write it like this. Now, m square minus m naught square may be written like this. M minus m naught into m plus m naught into c square is equal to m square v square. अब हम कहते हैं यदि कोई बॉडी लाइट की वेलोसिटी के मुकाबले बॉडी की वेलोसिटी काफी कम है, as compared to the velocity of light, if its velocity is negligible, then there won't be much difference in the mass. m would be nearly equal to m naught. ये अप्रोक्सीमेशन में m प्लस m naught में हमेशा लगा सकता हूं, m माइनस m naught में नहीं लगा सकता, क्योंकि ये भले ही एक दूसरे के कितना भी बराबर हो, मगर एक हल्का सा जो डिफरेंस है वही तो हमको देखना है इधर. m माइनस m नॉट और m प्लस m नॉट की जगह नियरली टू m इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर. एक m से एक m कट जाएगा और m माइनस m नॉट इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. और डेल्टा m c स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. सबसे पहले आइंस्टाइन ने यह बात प्रूव करी. बॉडी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वह भी उसके मास के फॉर्म में स्टोर होती है. एक बॉडी जब रेस्ट पर है तो उसका मास कुछ m नॉट है, और वही बॉडी जब v वेलोसिटी से मूव करने लगती तो उसका मास m नॉट नहीं रह जाता है, उसका मास बढ़ जाता है. वह मास बढ़ के कुछ m हो जाता है, और उसका जो भी कुछ मास बढ़ गया है m माइनस m नॉट, दिस डेल्टा m, दिस इंक्रीमेंटल मास, ये जो बढ़ा हुआ मास है यही उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है. बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी मास के रूप में स्टोर हो रही है. इनफैक्ट बॉडी के अंदर कोई सी भी एनर्जी उसके मास के रूप में स्टोर्ड रहती है. हम कहते हैं एट एनी स्टेट इफ द मास ऑफ बॉडी इज m, वो बॉडी किसी भी स्टेट में हो, एट एनी state if mass is equal to m, और उस बॉडी को उस स्टेट में यदि डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय करके पूरे मास को खत्म कर दिया जाए, उस बॉडी से सब कुछ सारी एनर्जी, बॉडी को पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उस बॉडी से जो एनर्जी क्रिएट होगी that would be simply mc square. This mc square would include all the type of energy that is stored in the body. mc square में हर तरह की एनर्जी आ जाती है. This was the concept suggested by Einstein. मैं दोबारा अभी तक की पूरी बात बता देता हूं. जो नया एक्सप्रेशन मैंने बताया है दैट इज द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ बॉडी, एंड रिलेटिविस्टिक मास ऑफ बॉडी इज एक्सप्रेस्ड लाइक दिस: m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर. इस रिलेटिविस्टिक मास में आइंस्टाइन का कहना है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट पर होती है तो उसका मास m नॉट, और यदि वह बॉडी मूव करने लगती है तो उसका मास इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया जाता है. अब हमने कहा बॉडी रेस्ट पर है और उसको डिस्ट्रॉय करा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी,
एम नॉट सी स्क्वायर। उसी बॉडी पर जो रेस्ट पर थी उस पर फोर्स एफ लगाना चालू करा। फोर्स एफ के लगाने से वह बॉडी एक्सीलरेट होने लगी, वह डिस्प्लेस होने लगी। द बॉडी गॉट डिस्प्लेस्ड बाय एस। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस, द बॉडी acquired some v velocity. One can always write the velocity, expression for velocity v. हम एक्सीलरेशन, खास बात, अब इधर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिखना इतना आसान भी नहीं रह जाएगा। यदि यह फोर्स कोई खास नहीं है, वेलोसिटी कोई खास नहीं है, तो ठीक है, न्यूटन लॉ लगा देंगे। हम क्या देंगे, एक्सीलरेशन इज नियरली कांस्टेंट एफ बाय एम, और वेलोसिटी के लिए लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ ए डी टी। मगर यदि वेलोसिटी बहुत लार्ज रेंज में जा रही है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट कहां रह गया, क्योंकि मास भी तो चेंज होता जा रहा है। हम इन दैट केस एक्सीलरेशन लिखेंगे एफ अपॉन रिलेटिविस्टिक मास एट एनी टाइम, दैट वुड बी द एक्सीलरेशन। वो एक कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन बनेगा और फिर उससे इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हम कहते हैं whatever velocity it acquired if it is v at any time। तो इस कंडीशन पर बॉडी का जो मास है दैट इज m, दिस इज रिलेटिविस्टिक मास, दिस इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। फिर हमने आगे प्रूव करा उस कंक्लूजन को पहले ही बता दिया था कि हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। हमने कहा कि भाई जब कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाता है और फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस करता है, तो वह एजेंट उस बॉडी पर वर्क कर रहा है, वर्क डन ऑन द बॉडी, एफ डॉट एस। और जो भी एजेंट उस बॉडी पर वर्क कर रहा है, तो वर्क करते समय वह उसके अंदर कुछ एनर्जी डाल रहा है। जितना भी वर्क वह कर रहा है वो उतनी ही एनर्जी उसके अंदर डाल रहा है। दैट वुड बी द चेंज इन एनर्जी। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस समय हम जो चेंज इन एनर्जी देख रहे हैं वो पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी के रूप में देख रहे हैं। सो व्हाटएवर इज वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, and that change in kinetic energy is half mv square minus 0, initial kinetic energy is 0, so this is the change in kinetic energy। अब हमारा पूछना है कि काइनेटिक एनर्जी भी बॉडी के अंदर, द एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ये भी बॉडी के अंदर स्टोर किस फॉर्म में होती है। तो आइंस्टाइन ने यह कहा कि यह बॉडी के अंदर मास के रूप में स्टोर हो जाती है, उस बॉडी का मास बढ़ जाता है। उस बॉडी का इंक्रीमेंट इन मास m माइनस एम नॉट। एम तो वहां मूव कर, एम नॉट रेस्ट पर, दिस इज इंक्रीमेंट इन मास जिसको हम डेल्टा एम लिख रहे हैं। उसने कहा कि यह जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, आप देखेंगे कि यह बॉडी का मास एनर्जी के रूप में इंक्रीज हो चुका है, और वही चीज हमने इधर प्रूव कर दी। पहले इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर कर दिया, रैशनलाइज करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सी स्क्वायर की टर्म्स एक तरफ कलेक्ट कर ली, वी स्क्वायर की टर्म दूसरी तरफ, और इस तरह से हमने यह बात लिख दी। अब इधर से एक और बात क्लियर हो जाती है कि यदि किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाए, किसी बॉडी की वेलोसिटी यदि बढ़ती जाएगी, इफ velocity increases, then v square would increase. In that case, v square by c square would increase. In that case, 1 minus v square by c square would decrease. In that case, under root of 1 minus v square by c square, this would also decrease. In that case, m, which is equal to m naught upon under root of 1 minus v square by c square, this would increase. और यदि वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, यदि बॉडी की वेलोसिटी
बढ़ते बढ़ते लाइट की वेलोसिटी के रेंज में आ जाए, तो देखें, इफ दिस वेलोसिटी अप्रोचेस c, v square by c square approaches 1. 1 minus v square by c square approaches 0. And mass m approaches infinity. If m naught is finite, यदि बॉडी का रेस्ट मास फाइनाइट हो, एक फाइनाइट मास की बॉडी यदि उसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते लाइट की वेलोसिटी के रेंज में आ जाए, तो वह बॉडी इनफाइनाइट मास की हो जाती है। दिस वॉज सजेस्टेड बाय आइंस्टाइन फॉर एनी इनर्शियल बॉडी। कोई सी भी इनर्शियल बॉडी है जिसके पास फाइनाइट रेस्ट मास है, वह लाइट की वेलोसिटी एक्वायर करने पर इनफाइनाइट मास की हो जाएगी। अब हम सजेस्ट करते हैं फॉर अ फोटॉन। आइंस्टाइन ने फोटॉन के लिए क्या कहा? Einstein suggested for a photon, which are the energy carrier of light, which are the energy carrier of electromagnetic ray, their rest mass is 0. For a photon, their rest mass is 0. And this photons travels with the velocity of light. यह फोटोन लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं। इसलिए फोटोन के लिए यदि मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूं, m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, दिस वुड टेक 0 by 0 फॉर्म। रेस्ट मास फाइनाइट, 1 minus v square by c square, velocity of photon, they always travel with the velocity of light, so c square by c square, this would take 0 by 0 form. और यदि किसी एक्सप्रेशन का 0 by 0 फॉर्म होता है, then the concept of limits says that the value may take 0 value, or the expression may take 0 value, or the expression may take infinite value, and the expression may also take finite value. This is the concept of limits. And for a photon, the mass of photon takes a finite value. It's neither 0 nor infinity. In fact, it's a finite value. Einstein suggested that a moving photon have got finite mass. एक मूविंग फोटोन के पास फाइनाइट मास होता है, while whenever this photon strikes any surface and its velocity decreases to 0, it comes down to rest, its mass becomes 0. Means the complete mass get destroyed, and that mass gets converted into energy. Moving photon have finite mass. जब फोटोन मूव करता है तो उसके पास फाइनाइट मास होता है,
while whenever it strikes a surface, whenever it hits a surface and gets to rest, and photon on striking the surface comes to rest and its rest mass is 0. In short, the complete mass would get destroyed और उसके मास के डिस्ट्रॉय हो जाने से वहां जो एनर्जी क्रिएट हो जाती है दैट इज mc². इतनी एनर्जी उस फोटोन के द्वारा क्रिएट हो जाती है. यही फिनोमेना होता है जब हम धूप में खड़े हो जाते हैं, जब हम किसी भी लाइट सोर्स के सामने खड़े हो जाते हैं, उस लाइट से फोटॉन्स आते हैं, सोर्स से फोटॉन्स आते हैं और हमारे ऊपर टकराते हैं. हर बार वह फोटॉन टकराने पर अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपने मास को पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. दिस वॉज द आइंस्टाइन कंसेप्ट रिगार्डिंग द फोटॉन्स. फोटॉन्स को लेकर आइंस्टाइन ने यह कंसेप्ट सबसे पहले